आप लाख रुपए बोलते हो, मैं इसे 10 लाख 1 करोड़ की चीज बोलता हूँ। ये मुझे नहीं पता था। जिसका बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म को मिलता है, एलएलपी को भी नहीं मिलता, कंपनी को भी नहीं मिलता। तो ये वीडियो हमारी जिसने भी देख ली, हमने उसके लिए इतना बढ़िया कंफर्ट ऋषभ जी तैयार कर दिया, एक बेस तैयार कर दिया। जब दो अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं तब एक बिजनेस ग्रो होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। एग्जांपल्स दूं, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक मिलके बनाया एप्पल, बिल गेट्स, पॉल एलन मिलके बना माइक्रोसॉफ्ट, नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी बन गया इन्फोसिस, और ऋषभ एंड मनदीप बन गया एलएलए। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। ये है हमारा बिजनेस बेसिक्स का एपिसोड नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। एलएलए पार्टनरशिप, एलएलए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम बनाए कैसे, उसमें कैपिटल लगाए कैसे, पैसा प्रॉफिट कमाए कैसे, लीगल तरह से चलाए कैसे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इसका एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे यार मैं तो पार्टनरशिप फर्म ही बनाना चाहता हूँ, प्रोप्राइटरशिप वाला वीडियो क्यों देखूँ, तो एटलीस्ट उसका टैक्सेशन वाला पार्ट देख लो, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के ऊपर जो टैक्स लगते हैं, जो कंप्लाइंसेस होती है, लगभग सारी के सारी कॉपी पेस्ट हो जाती है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी। एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं, तो मैं आपको सारे टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप बैक एंड फोर्थ करके उनको देख सकें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए, कंप्लाइंसेस के लिए, कुछ एफिलिएट लिंक्स, वो सारे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा। एंड चूंकि मैं अकेला इनफ क्वालिफाइड नहीं हूँ पार्टनरशिप फर्म को डिकोड करने के लिए, मैं इस एपिसोड में एज अ गेस्ट स्पीकर इन्वाइट कर रहा हूँ सीए अनूप भाटिया को, जिनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो इनकम टैक्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ डालते रहते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट 1, किस तरह से आपको पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करनी है। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एक अच्छे पार्टनर की रिक्वायरमेंट तो मस्ट है और उसका कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अगर आपने एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लिया, जैसे मैंने मनदीप को ढूंढा, उसके बाद आपको पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है उसके फॉर्मेशन के लिए, वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ लाइन से। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि 2-3 इंडिविजुअल्स ही मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म अलग तरह की एंटिटीज़ मिलकर भी बना सकती है। जिस व्यक्ति की लीगल एंटिटी है ना, वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है। यानी कंपनी बन सकती है, ठीक है, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर इंडिविजुअल बन सकता है। एचयूएफ के मामले में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एचयूएफ की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब आप मेरे को बोले सर क्या फर्म दूसरी फर्म में पार्टनर बन सकती है क्या, तो मैं बोलूंगा एलएलपी तो बन सकती है। अच्छा, एलएलपी बन सकती है क्योंकि एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन फर्म दूसरी फर्म में पार्टनर कैसे बनेगी। तो ऐसी परिस्थिति में एचयूएफ के लिए हम क्या बोलते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्टनर बनती है। ठीक है, कि ऋषभ जैन ऑन बिहाफ ऑफ ऋषभ जैन, एचयूएफ इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन मेरा मानना है मिनिमम 2 लीगल पर्सन एक फर्म में होने चाहिए, उसके बाद आप एडिशनल पार्टनर ऐसे जोड़ सकते हैं जो एचयूएफ को भी बना लिया। अब आप बोले कि साहब मैं एक फर्म बना रहा हूं जिसमें ऋषभ जैन भी पार्टनर होंगे और ऋषभ जैन एंड एचयूएफ भी पार्टनर होगी, मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि 2 लीगल पर्सन नहीं है। कौन पार्टनर बन गया समझ लिया, अब कितने पार्टनर बना सकते हैं आप। तो नॉन बैंकिंग फर्म में आप मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। ओके। और बैंकिंग यानी जो एनबीएफसी काइंड ऑफ बिजनेस करती है, डिपॉजिट टेकिंग वगैरह का, तो वहां पर मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं। एक बार पार्टनर्स डिसाइड हो गए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन और आता है कि फर्म का नाम क्या रखना है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपको नाम कोई लेने के लिए अप्रूवल वगैरह लगता है, क्या पार्टनरशिप फर्म में भी अप्रूवल लगता है या कोई भी नाम? नहीं, इसमें अप्रूवल नहीं है, एनी फर्म नेम यू कैन चूज, है ना। जो भी आपके मेरे इच्छा हो, उनसे हमने ऋषभ एंटरप्राइजेस पिक कर लिया। अब हो सकता है ऑल इंडिया 10, 15, 100 ऋषभ एंटरप्राइजेस चल रही होंगी, पर कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगी। ओके। और इसमें कई बार मैंने देखा नाम के आगे एंड कंपनी लिख देते हैं, वो भी चलता है, इट्स अलाउड? एंड कंपनी लिखने का मतलब केवल इतना है, जस्ट टू शो कि इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ फर्म कि वो अपने नाम के आगे एंड कंपनी लगाए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टाइल पॉइंट्स के लिए ऐसा नहीं कि अपने फर्म का नाम रख दिया ऋषभ एंड मनदीप प्राइवेट लिमिटेड, ऋषभ एंड मनदीप एलएलपी। प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी डेजिग्नेटेड शब्द हैं जो केवल और केवल रेस्पेक्टिवली प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी ही यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूर एंड कंपनी, एंड एसोसिएट जैसे सफिक्स लगा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड नहीं। नेक्स्ट आ जाता है कि पार्टनरशिप फर्म में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे। जो 2 पार्टनर बने हैं वो कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरह का बिजनेस करेंगे, फर्म से जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि सारे बिजनेस अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा बिटवीन पार्टनर्स। कोई नया पार्टनर ऐड करना है
पार्टनरशिप फर्म में ऑल्टर करना है, किसी पार्टनर को अब फर्म में पार्टनर नहीं रहना है, उसे बाहर निकलना है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिफाइन करता है? क्या ये एक्ट में लिखा हुआ है? जी नहीं, ये दोनों पार्टनर मिलकर ही डिसाइड करते हैं। आपस में उन्होंने एक सहमति बनाई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम इतनी इतनी कैपिटल डालेंगे, प्रॉफिट रेशियो हम ऐसे लेंगे, और ये चीज़ वो बातचीत से भी कर सकते हैं। मैंने मनदीप को बोला कि चलो यार अपन एक फर्म बनाते हैं, लेबर लॉ एडवाइज़र, इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो हम 50-50 बात लेंगे। हमने बात करी और ये बात सफिशिएंट होती है। हम दोनों इस काम को अगर ओरली भी कर रहे हैं तो भी ये पार्टनरशिप है। लेकिन टू अवॉइड द डिस्प्यूट फॉर द फ्यूचर, इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इट इन अ डीड, यानी लिख लेना उसको, और वो डीड कहलाती है सर साझेदारी विलेख या पार्टनरशिप डीड। तो आपको अगर पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो पार्टनरशिप डीड बनानी ही है। पार्टनरशिप फर्म को मैं ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटता हूँ, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। डिफरेंस क्या है? अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो वो एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। लेकिन अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत करा दिया है, यानी कोई गवर्नमेंट का रजिस्टर है, अब वो ऑनलाइन है, उस रजिस्टर में आपकी फर्म का नाम और बाकी एंट्रीज़ के भाई इसमें कौन कौन पार्टनर है वो मेंशन्ड है, तो उसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बोला जाता है। ऐसा नहीं कि जो अनरजिस्टर्ड है वो इलीगल है, बिल्कुल ही वो लीगल है और सारा काम उनका भी चलता है। इनफैक्ट इंडिया में ज़्यादातर जो पार्टनरशिप फर्म बनती है वो अनरजिस्टर्ड ही बनती है। इनकम टैक्स लॉ की नज़र में वो पार्टनरशिप फर्म मान्य है, चाहे उसको हमने कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं भी कराया। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ रहा है कि देयर इज नो डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन अ रजिस्टर्ड फर्म एंड अनरजिस्टर्ड फर्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ दोनों को बराबर देख रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म, एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से बनानी है, वो लॉ, वो एक्ट कहीं नहीं बोल रहा कि आप रजिस्टर्ड बनाएं या अनरजिस्टर्ड बनाएं। यानी कॉल इज दैट ऑफ एसएससी, कॉल इज दैट ऑफ द फर्म, कॉल इज दैट ऑफ द पार्टनर्स, कि वो डिसाइड करें कि वो क्या बनाना चाहते हैं, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। फर्म को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बेसिकली पार्टनर्स के क्रेडेंशियल्स, यानी पार्टनर्स के आधार आईडी साथ लग जाएंगे। बस आप पार्टनर्स के आधार, इसमें कोई पैन वाली रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और आजकल तो समय ऐसा आ गया ऋषभ जी, पैन एंड आधार आर इंटर रिप्लेसेबल। तो यू जस्ट बिलीव कि द आधार as well as the copy of that particular deed which is signed between the partners। जैसे मैं अगर राजस्थान की बात करता हूँ तो अपने राजस्थान में मिनिमम 2000 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर एक पार्टनरशिप फर्म बनती है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, जिसको आपको नोटराइज कराना है। ये नोटराइज डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ में अपलोड होगी ऑनलाइन, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास में, अलॉन्ग विथ योर पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स लाइक आधार कार्ड ऑफ द पार्टनर्स, एंड देन यू विल गेट एन अप्रूवल। अब आप पूछेंगे कि हमारे पास तो एड्रेस प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि अभी तक फर्म ही नहीं बनी है, तो उसका एड्रेस प्रूफ कहाँ से आएगा? तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है। रेंट एग्रीमेंट प्रोस्पेक्टिव नेचर के लिखे जाते हैं कि ऋषभ और अनूप 2 जने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं जिसका नाम ये होगा, या इन्होंने बना लिया जिसका नाम ये है, और मैं इस पर्टिकुलर फर्म को ये पर्टिकुलर शॉप किराए पे दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन करने के कुछ छोटे मोटे फ़ायदे हैं। नंबर 1, अगर आपने मान लीजिए आपका कोई वेंडर है, उस वेंडर ने आपके बिल का पेमेंट नहीं किया, आप उसके ऊपर आप केस करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने मिलकर के एक ऋषभ एंड अनूप पार्टनरशिप फर्म बना ली, ठीक है। अब मान लीजिए हमने, हमारा एक मित्र हैं आशीष जी, उनको पैसे दिए 10 लाख रुपए फर्म से ही, और आशीष जी वो पैसे नहीं दे, ठीक है। अब फर्म कैसे सूट फाइल करेगी? अगर अनरजिस्टर्ड है तो फर्म नहीं सूट फाइल करेगी, ठीक है। रजिस्टर्ड है तो फिर वो सूट फाइल करेगी फर्म अपने नाम में। रजिस्टर्ड इज अ लीगल एंटिटी, अनरजिस्टर्ड इज नॉट। इट इज नॉट कि अनरजिस्टर्ड इज इलीगल, पर लॉ क्या बोलता है कि अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने नाम से सूट फाइल कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड हैं तो फिर आप और मैं दोनों मिल करके सूट फाइल करेंगे। ये डिफरेंस। इसके अलावा कुछ सर्टेन टाइप के एसेट्स, जैसे लैंड आपको लेना है अपने पार्टनरशिप फर्म के नाम पर, तो आप वो तभी ले सकते हो जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड के कुछ छोटे मोटे बेनिफिट हैं। अगर ये बेनिफिट आपको यूज़फुल नहीं लगते हैं तो अपनी फर्म अनरजिस्टर्ड बिल्कुल चला सकते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस डीड के आधार पर गवर्न होंगे। उस डीड को आपको सेफली रखना है, और कभी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो कोर्ट उस डीड को रेफर करेगा कि भाई इसमें क्या लिखा था 2 पार्टनर के बीच में, इसमें लिखा था 50-50 प्रॉफिट लेंगे और ऋषभ ने 60% प्रॉफिट ले लिया है, गलत है, 10% वापस पैसा लौटाओ मनदीप को। नेक्स्ट, जो फर्म में डीड बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, डीड बनाने के तुरंत बाद ही आपको अप्लाई करना होता है पैन के लिए। आपका सीए सारे काम करता जाएगा, जिससे भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो वो सारे काम करता जाएगा। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। पैन के लिए आपको अप्लाई करना है। पैन में जो भी पार्टनर है उन सभी के इंडिविजुअली पैन कार्ड चाहिए, उनके आधार कार्ड वगैरह चाहिएंगे, और जो आपने फर्म रजिस्टर करी है उसकी डीड की रिक्वायरमेंट होगी, उससे आप एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो।
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है और अब से ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस अलग से करेंगे। इनकम टैक्स की नज़र में एक पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल से अलग है और उसकी जो कंप्लाइंसेस होती है, उसके जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं वो अलग से फाइल किए जाते हैं। एंड फॉर्मेशन की लास्ट फॉर्मेलिटी, इसको फॉर्मेलिटी नहीं बोलेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सारा कुछ किया गया इसी के लिए ही। आपको अपनी फर्म के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलना है। ऋषभ एंड मनदीप एसोसिएट नाम से कोई आपको चेक दे तो वो आप अपने बैंक में लगा सकते हो। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट खोलना है। तो बैंक वाले आपसे क्या मांगेंगे? सबसे पहले मांगेंगे आपका पैन कार्ड। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार हो सकता है आपके पास रेंट एग्रीमेंट हो ही ना, आपने अपने पर्सनल नाम से, जो आपके नाम से आपने कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास एड्रेस प्रूफ ना हो, आपने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ही एड्रेस प्रूफ बनाओ जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो। उस पर्टिकुलर केस में कई बार बैंक आपके एड्रेस प्रूफ को मानता नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो पैन कार्ड आएगा उसका जो लेटर आएगा साथ में, उसे संभाल के रखिए। तो काफ़ी जगह वो भी वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है। तो पैन कार्ड चाहिएगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए, पार्टनरशिप डीड आपको चाहिएगी, उसके अलावा कोई ना कोई एक एड्रेस प्रूफ चाहिएगा, जो आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया वो आप एड्रेस प्रूफ की तरह दिखा सकते हो। इन तीनों के साथ आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा और बैंक अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हो, अपनी फर्म के नाम से आप पेमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। फर्म में आपने बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो उसके लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये एसेट आपके पास कहाँ से आएंगे? तो आप फर्म में कोई पैसा, कोई एसेट कैपिटल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कैपिटल क्या है? आपने कोई फर्म खोली और उसमें बोला कि भाई मैं और मनदीप ये फर्म खोल रहे हैं, ऋषभ उसमें 50,000 रुपये दे रहा है और मनदीप अपना एक कैमरा दे रहा है ताकि वो उस फर्म के अंदर यूट्यूब का काम कर सकें, यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकें। तो ये कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस कर दी। ऋषभ ने मतलब कैश की फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, मनदीप ने अपने एसेट की फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। और ज़रूरी नहीं है ऋषभ ने 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए, मनदीप का कैमरा तो 30,000 का है, लेकिन फिर भी दोनों अपना जो प्रॉफिट रेशियो है वो 50-50 रख सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे के रिलेशन के हिसाब से डिफाइन होती है। हो सकता है एक पार्टनर कोई कैपिटल ला ही नहीं रहा हो और सारी कैपिटल एक ही पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा हो, फिर भी वो बराबर के हकदार हो सकते हैं, फिर भी 160 140 हो सकता है। ये सारे जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो और जो कैपिटल इंट्रोडक्शन का जो रेशियो है, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होगा कि यार एक पार्टनर बोलेगा कि यार मैंने बहुत सारी कैपिटल अब डाल दी है बिजनेस में, अब मैं और कैपिटल नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी नहीं डाल रहे हो अब कैपिटल। अपन एक काम करते हैं, मैं लोन दे सकता हूँ अपनी फर्म को, तो आप अपनी फर्म को बिल्कुल लोन दे सकते हैं। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे को ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है? अगर मैं प्रोप्राइटरशिप बनाता हूँ, यानी मेरे अकेले बंदे की फर्म बना रहा हूँ, तो मैं उसमें कभी लोन नहीं दे सकता। हाउ कैन वन पर्सन गिव लोन टू हिमसेल्फ? ठीक है। लेकिन जब आप और मैं 2 जने मिलकर के एक फर्म बना रहे हैं और हमें अब 10 लाख रुपए चाहिए, हम मनदीप जी के पास गए, उन्होंने देने से मना कर दिया, तो कोई बात नहीं, आपने मैंने दोनों ने 5-5 लाख रुपए लोन दे दिए। ठीक है। हम कैपिटल भी दे सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं। और एक ब्यूटी है पार्टनरशिप फर्म में, देयर इज नो एंटिटी एक्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म हु कैन गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकती। लाख रुपए की बात है। मेरी आदत ही है सर कि वी नीड टू कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक एट लार्ज, कि कुछ अच्छा उनको दें अपने डिस्कशन के थ्रू। कि अगर आप प्रोपराइटर बनाओगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे प्रोपराइटर को। अगर आप कंपनी बनाओगे, बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ। ये मुझे नहीं पता था। लेकिन पार्टनरशिप फर्म दे सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड फॉर सेम यू कैन क्लेम डिडक्शन इन योर ITR। चाहे आप लोन दे दें, चाहे आप कैपिटल पर ब्याज दे दें, मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट कैन बी पेड बाय अ फर्म टू द पार्टनर इज 12% पर एनम। एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, साइलेंट पार्टनर का। आपके पास कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जब कोई 2-3 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, आपको भी उसमें बोलेंगे कि यार आप पैसा लगा दो, लेकिन आप बोलोगे मैं ठीक है पैसा मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे खुद का कोई दूसरा बिजनेस है या जॉब है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो आपको पार्टनरशिप फर्म में साइलेंट पार्टनर की तरह ऐड किया जा सकता है और डीड में लिख दिया जाएगा कि भाई ये हमारे पार्टनर हैं, ये साइलेंट पार्टनर हैं, कैपिटल दे रहे हैं, लेकिन इनको डे टू डे ऑपरेशंस में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी फर्म का प्रॉफिट आएगा तो आप अपना प्रॉफिट शेयर ले सकते हो, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन में फर्म के काम काज में आपको हिस्सा बटाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपने कोई फर्म बनाई है तो प्रॉफिट उससे पैसा कमाने के लिए ही बनाई है। तो मान लीजिए किसी फर्म को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ सारे खर्चे वर्चे हटाने के बाद, तो वो 5 लाख पैसा वापस पार्टनर्स तक कैसे आएगा ताकि पार्टनर फिर उससे अपने खुद के खर्चे कर सकें। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि वो 2.5 लाख दोनों पार्टनर ने ले लिए, चलो बढ़िया, ऐसा नहीं होता है।
पार्टनरशिप फर्म में पैसा निकालने के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तरीके हैं। पहले तरीके जिससे पैसा निकाला जा सकता है वो है कैपिटल पर इंटरेस्ट। जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस पर अप टिल 12% इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। जो भी वो इंटरेस्ट है वो फर्म के जो प्रॉफिट से उसमें से जो डिडक्ट हो जाएगा और पार्टनर की इनकम में ऐड हो जाएगा। पार्टनर की इनकम के साथ वो टैक्सेबल बन जाएगा। दूसरा तरीका होता है सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, किसी भी नाम से आप लें। इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लागू होता है कि कितना पैसा आप एज अ सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन ले सकते हो। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन का एक फॉर्मूला है जो इनकम टैक्स की सेक्शन 40 क्लॉज बी में डिसाइड किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि आपकी फर्म के कुछ हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे, यानी से आप फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट मान लीजिए, ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट पहले माइनस हो ही चुका है जो पार्टनर्स को दे चुका है। जो बाकी प्रॉफिट है उसके पहले 3 लाख रुपीस तक के बुक प्रॉफिट पर 90% अमाउंट दे सकते हैं। यानी मान लीजिए हमने 3 लाख रुपए फर्म में प्रॉफिट कमाया आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट टू यू एंड मी, उस 3 लाख का 90% कितना हुआ ऋषभ जी? 2,70,000। ये 2,70,000 हम लोग एज अ रेम्यूनरेशन फर्म से ले जाएंगे। यानी फर्म के लिए अगर ये खर्चा हो गया तो फिर 30,000 ही प्रॉफिट बस। अब मान लीजिए वो 2,70 हमने लिया, तो एक जने के कितना आया? 1,35। ठीक है। अगर हमारी कोई और इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी निल। ठीक है, फेयर इनफ। अब उस 3 लाख से ऊपर वाले अमाउंट की बात करते हैं, जो 3 लाख से ज्यादा आया। 3 लाख से ज्यादा वाले अमाउंट पर ऋषभ जी 60% की रेम्यूनरेशन दी जा सकती है। यानी मान लीजिए 5 लाख प्रॉफिट हुआ, पहले 3 लाख पे हमने 2,70 ले लिया, अगले 2 लाख रुपए पर हम 60% के हिसाब से 1,20,000 और रेम्यूनरेशन ले लेंगे। 80 तो ये बच गए और पीछे बच गए थे 30, यानी फर्म तो 1,10,000 पे 30% टैक्स दे देगी। ठीक है। और इधर रेम्यूनरेशन कितनी गई? 2,70,000 प्लस 1,20,000 यानी 3,90,000। 1.5 लाख रुपए का क्या है? एक लिमिट है कि 1.5 लाख रुपए एक पार्टनर ले सकता है? नहीं, ऐसा लिमिट नहीं है। एक्चुअली वो ये कहते हैं कि अगर लॉस है तो लॉस के केस में आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 1.5 लाख दे सकते हैं सारे पार्टनर्स को। तो खर्चे हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा, सबसे पहले तो उसमें से इंटरेस्ट ले लिया, इंटरेस्ट वाला पार्ट डिडक्ट हो गया। उसके बाद आप सर्टेन लिमिट तक सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन ले लिया, वो पार्ट भी डिडक्ट हो गया। अब जो भी प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट पर फर्म को 30% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। ये टैक्स पे करने के बाद भी पूरा पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा। मान लीजिए 1 लाख, लास्ट में 1 लाख रुपए बचे, उस पर 30,000 रुपये टैक्स दे दिया तो 70,000 रुपये और बचते हैं। ये 70,000 रुपये का क्या होगा? ये 70,000 रुपये के साथ आप 2 चीज़ कर सकते हो। या तो इसको एज अ कैपिटल फर्म में वापस इंट्रोड्यूस कर सकते हो और इस पर अगेन इंटरेस्ट मिलने लगेगा पार्टनर्स को, या फिर आप ये पैसा फर्म से बाहर भी निकाल सकते हैं, जो भी आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है उस रेशियो के हिसाब से। और ये जो प्रॉफिट शेयर आपके पास आ रहा है इस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है एज अ पार्टनर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फर्म इस पर टैक्स दे चुकी है। मान लीजिए हमारे पास में भी पिछले एग्जाम्पल में 30,000 एक बच गए, ठीक है, और उधर बच गए 80,000, टोटल 1,10 में से हमने 33,000 रुपये दे दिए। अब हमारे पास 77,000 बच गए, 77,000। इस 77,000 रुपीज को हम दोनों ने आपस में बांट लिया। दैट इज शेयर इन प्रॉफिट विच इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। दिस इज नॉट कॉल्ड एज डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट शेयर इन द फर्म विच गोज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स। तो जो आपने इंटरेस्ट लिया, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन लिया, वो तो आपके हाथ में टैक्सेबल है, और जो आपने शेयर इन प्रॉफिट लिया वो एग्जम्प्ट है। प्रॉफिट शेयर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन इससे ये वाला पर्टिकुलर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और पार्टनरशिप फर्म के छोटे छोटे कुछ Q&A भी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो सारे हम करेंगे अगले संडे को इंस्टाग्राम पर मॉर्निंग में अराउंड 10 बजे के आसपास। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे लेबर लॉ एडवाइजर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए। उस लाइव स्ट्रीम में मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन लूँगा, कुछ लोग हमारे साथ वीडियो के फॉर्म में जुड़ेंगे भी लाइव स्ट्रीम में, और वहाँ पर मैं एक केस भी बताऊँगा आपको, और पार्टनरशिप फर्म से जुड़े हुए कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए लेबर लॉ एडवाइजर। अब बात करते हैं कि अगर फर्म बनी है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि जो पार्टनर पहली बार में जुड़े हो वही पार्टनर रहें, वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहे। कोई नया पार्टनर ऐड भी हो सकता है, पुराना पार्टनर एग्जिट भी हो सकता है। ये सब कैसे करना है? देखिए, पार्टनरशिप फर्म ऐसी एंटिटी है ऋषभ जी, इट इज टोटली अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर्स। मान लीजिए मैं फर्म में आया था 10 लाख रुपए लेकर के, ठीक है, आज वो 10 लाख बढ़ते बढ़ते 15 हो गए, ठीक है। आज आप और मैं हैं, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, मनदीप जी अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बोला जी मेरे 15 लाख हो गए, मुझे 15 लाख दे दो, मैं निकल जाता हूँ। अब आपने हो सकता है मनदीप जी को बोला यार देख लो ये 15 लाख रुपए हैं, आप इनके 15 लाख दो, आप पार्टनर बन जाओ, अनुपाटिया को बाहर कर देते हैं। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइवेट लिमिटेड की तरह नहीं है कि इतनी शेयर की वैल्यू नहीं, यहाँ शेयर की वैल्यू नहीं है। पर नेचुरली आप एक बात मानिए कि प्रूडेंस इसी को कहते हैं कि जिस दिन कोई पार्टनर फर्म में आएगा या पार्टनर बाहर जाएगा उस दिन फर्म का एक वैल्यूएशन किया जाएगा।
करना चाहिए कि आज हमने मिलकर के 10-10 लाख लगाए, 20 लाख की एक ज़मीन खरीदी, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे को 10 लाख पे बाहर कर दिया जाएगा। नाउ माई शेयर इन द फर्म इज एज ऑन डेट 50 लाख, तो नेचुरली आइदर द न्यू पार्टनर विल पे दैट फुल अमाउंट ऑफ 50 लाख और यू एंड ही विल शेयर टुगेदर टू पे मी दैट 50 लाख। सो इट्स सर्टनली एट द मार्केट प्राइस। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली है, क्या फर्म बनानी कैसे, फर्म में पैसा डालना कैसे और फर्म से पैसा निकालना कैसे। अब बात करते हैं फर्म को चलाना कैसे लीगल तरीके से, कौन कौन सी कंप्लायंसेस होती है। तो कंप्लायंसेस में सबसे पहली कंप्लायंस आती है फर्म बनाते ही शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की। कुछ स्टेट्स में आपको सिर्फ इंटीमेट करना होता है, कुछ में रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है। नेक्स्ट कंप्लायंस आती है प्रोफेशनल टैक्स की, ये पार्टनर्स के ऊपर अलग से होती है और जैसे ही आप कोई एम्प्लॉय हायर कर लें तो उसका भी आपको प्रोफेशनल टैक्स भरना होगा। ये फर्स्ट एम्प्लॉय से जनरली लागू हो जाती है। उसके बाद आता है लेबर वेलफेयर फंड। तो जो ये प्रोफेशनल टैक्स और लेबर वेलफेयर फंड है ये हर स्टेट में नहीं है, जैसे राजस्थान में दोनों नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में दोनों है। तो आपको अपनी स्टेट का चेक करना है आपकी स्टेट में क्या लग रहा है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सब स्टेट्स में, प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में, लेबर वेलफेयर फंड कुछ स्टेट्स में। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में आपको ये कंप्लायंसेस करनी है। इसके अलावा इनिशियल स्टेज से ही आपको कंप्लायंस करनी है टीडीएस की भी। टीडीएस जिसकी कंप्लायंस होती है टैन नंबर के अगेंस्ट, TAN टैन नंबर। तो टैन नंबर भी जैसे ही फर्म बनाए पैन नंबर बनाए, साथ ही साथ सीए को बोलते हैं भाई हमारा टैन नंबर भी बना दो, ताकि किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को हाई सैलरी दे रहे हैं, 5-5.5 लाख के ऊपर की सैलरी दे रहे हैं, तो उसका टीडीएस काट के आप वो पेमेंट देंगे और वो टीडीएस आप टैन नंबर के अगेंस्ट जमा कराएंगे। तो ये कंप्लायंस आपकी कहलाएगी टीडीएस की कंप्लायंस। फिर हम देखते हैं इनकम टैक्स में क्या क्या कंप्लायंस करनी है। इनकम टैक्स में जैसे एक इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करता है उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म को भी इनकम टैक्स की नज़र में वो भी एक अलग आइडेंटिटी है, उसको भी अपना रिटर्न फाइल करना है। तो एनुअल आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले आपको टैक्स तो पहले ही देना है, जिसे बोला जाता है एडवांस टैक्स। तो हर 3-3 महीने में आपको एडवांस टैक्स देना है, उसकी कंप्लायंस होगी। ऋषभ जी, पार्टनरशिप फर्म इनकम टैक्स लॉ की नज़र में चाहे वो एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म हो यानी रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो या LLP हो, टैक्स रेट दोनों के लिए सेम है 30%। ठीक है। रेमुनरेशन दोनों को उसी तरीके से मिलती है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपके साथ फॉर्मूला तय किया। इंटरेस्ट दोनों ही जने, चाहे आप नॉर्मल फर्म हैं चाहे आप LLP हैं, आप दोनों ही सूरत में इंटरेस्ट दे सकते हैं, कैपिटल एज वेल एज ऑन लोन। ठीक है। और प्रॉफिट का शेयर भी दोनों ही सूरत में एग्जम्प्ट है। केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है इन्वेस्टर को, जो बनाने जा रहा है फर्म को, वो लायबिलिटी का एक्सपोजर लिमिटेड लेना चाहता है या अनलिमिटेड। इसका रिलेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं अगर बाय डिफॉल्ट किसी को बोलता हूँ आइए जी LLP बनाता हूँ, तो कहेगा अरे नहीं यार LLP क्यों बना रहे हो मेरी, तो उसको अभी लिमिटेड या अनलिमिटेड की वो सोच नहीं है दिमाग में। उसको लग रहा है यार हम 2 जने मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बनाएं, क्योंकि उसमें खर्चा कम है। LLP बनाने का कंपेरेटिवली थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, एनुअल कंप्लायंस ज़्यादा है। लेकिन वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर फ्यू ईयर्स, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप खुद को बाद में स्टेटस नहीं बदलें, लेकिन आप बेसिकली अगर शुरुआत छोटी कर रहे हैं तो फर्म बनाएं, और अगर आपको लगता है कोई रिस्की वेंचर में जा रहे हैं, अननोन के साथ काम कर रहे हैं, पता नहीं कल क्या हो, वो मेरे साथ खेल जाए, तो देन इट वुड बी बेटर टू एंटर इनटू LLP फर्म। इनकम टैक्स एक्ट में पार्टनरशिप फर्म को एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए सर आपने मैंने मिलकर के एक फर्म बनाई, 80 लाख रुपए हमारा टर्नओवर है। ठीक है। अब हमारे को कैश में ही काम करना पड़ता है, क्या करें, हमारा कैश का ही धंधा है। ठीक है। अब कैश के धंधे में मेरे कुछ खर्चे ऐसे हैं जो 10,000 से ऊपर के होते रहते हैं। ठीक है, होते हैं, बहुत लाजमी है। अब मैं अगर यही चीज़ देखता रहूँगा कि साहब 10,000 से ऊपर का मेरा खर्चा नकद हो रहा है और मैं न करूँ, और सामने वाला मेरे से उस समय माल देने में अकड़ रहा है कि भाटिया जी कैश दोगे तभी काम करूँगा, तो एक सेक्शन है 44AD जिसका बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म को मिलता है, LLP को भी नहीं मिलता, कंपनी को भी नहीं मिलता। और वो बोलती है कि आप एक सर्टेन रेट ऑफर कर दीजिए। ठीक है। तो पहली बात, आपको रेट ऑफर करने का 8%, 6%, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है सारे तो 6%, और बैंकिंग के अलावा कैश है तो उन पर मिनिमम 8%। वहाँ सरकार देखेगी नहीं कि आपने 10,000 से ऊपर के कितने पेमेंट कर दिए। इफ दे आर जेन्युइन बिजनेस पेमेंट इवन अबाउट 10,000 दे आर अलाउड। तो ये वीडियो हमारी जिसने भी देख लिया, हमने उसके लिए इतना बढ़िया कंफर्ट ऋषभ जी तैयार कर दिया, एक बेस तैयार कर दिया कि he'll be enjoying this thing. It does not mean कि I'm promoting people to do transaction about 10,000 in cash. But I'm saying होता है business. होता है। आपने जैसे One has to बताया understand. सब्जी वाला लास्ट टाइम आपने एग्जांपल दिया था, जिन्होंने प्रोप्राइटरशिप वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लो, क्योंकि अच्छा ये जो आप प्रिजम्पटिव टैक्स बता रहे हो दैट इज सेम फॉर प्रोप्राइटर एंड पार्टनर। Yes, sir. तो वो वाला वीडियो देख लो, उसमें सारी डिटेल सर ने बता रखी है। इसके अलावा एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, आपका टर्नओवर
1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट आती है, टैक्स ऑडिट कहलाती है, वो भी इनकम टैक्स की कंप्लायंस होती है। देखिए LLP में तो LLP एक्ट 2008 के हिसाब से ऑडिट चाहिए, जनरली वहाँ 40 लाख रुपए प्लस के टर्नओवर पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है। लेकिन जब मैं इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इनकम टैक्स लॉ के नज़रिए से देखता हूँ तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को टैक्स ऑडिट करानी होती है जब उनका टर्नओवर, अब यहाँ क्या इनकम टैक्स में टर्नओवर की कई लिमिट है टैक्स ऑडिट के लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ और इस साल 10 करोड़ की भी बात की गई है। ठीक है। तो जिस तरीके का बिजनेस आप कर रहे हैं, जैसे कोई कमीशन इनकम कमा रही है फर्म, तो मैं बोलूँगा 1 करोड़ प्लस की रिसीट पर ऑडिट चाहिए। ठीक है। परचूनी का काम कर रहे हैं तो जनरली 2 करोड़ प्लस पे ऑडिट चाहिए, और अगर आपके कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है आप 10 करोड़ प्लस पर ऑडिट कराएं, तो इट वुड डिपेंड अपॉन दैट। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी ज़्यादातर बिजनेसेस को डे 1 से नहीं लेना होता है। जीएसटी में ऐसा रहता है कि अगर आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो 20 लाख का आपका टर्नओवर क्रॉस होगा तब आप जीएसटी नंबर लीजिए, और अगर आप गुड्स की ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई शॉप खोली है आपने, तो आपको 40 लाख रुपए से ऊपर जीएसटी लेने की मैंडेटरी रूप से रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि इवन दो उनके बिजनेस को ज़रूरत नहीं है, डे 1 से ही जीएसटी ले लेंगे, और हो सकता है उनका बिजनेस बड़ा ही ना हो, स्केल ही ना हो सकता है बंद करना पड़े। उन सारे ही केस में उनको एक और कंप्लायंस उनके सिर पर आ जाती है। बिजनेस ग्रो हो जाए, आपकी काम चल पड़े, 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो जाए, 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो जाए, उस केस में ज़रूर जीएसटी लेना आपके लिए मैंडेटरी है, लेकिन उससे नीचे मैंडेटरी नहीं है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे जैसे आप एम्प्लॉय हायर करते जाएं उसके साथ जो कंप्लायंस आती है वो ज़रूर करनी है। 10 एम्प्लॉय पे आपका ईएसआई की कंप्लायंस से शुरू हो जाएगी, 20 पे पीएफ की कंप्लायंस से शुरू हो जाएगी। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, डे 1 से जो फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया है ना, तभी से उसका अटेंडेंस, उसका पेरोल, उसके डिडक्शंस, एडिशन, बोनस वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करते चलें। एंड आई नो इतने सारे रजिस्टर मेंटेन करना, इतने फॉर्म्स बनाना, इतने पेपर भरना बहुत मुश्किल है, एक स्पेशली एक बिजनेसमैन के लिए जो अभी नई नई फर्म है और 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, वो कितने काम करेंगे। इसीलिए हमने बनाई एक क्विक पेरोल ऐप। इस पेरोल ऐप में आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस को पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको मिनिमम इनपुट देना है, जब वो एब्सेंट वगैरह हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इन इनपुट के आधार पर आप पेरोल बना पाएंगे, पूरा पेरोल आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी ऐप में डिडक्शन, एडिशन सभी कुछ मेंटेन हो जाएंगे, सभी की आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। और जब भी आप कंप्लायंस करेंगे, जब भी आपकी ऑडिट होगी, एक टैप में आपको सारा काम हो जाएगा। अब लास्ट बात करते हैं, अगर आपने फर्म बना लिया है तो फर्म को क्लोज कैसे करना है। क्लोज करने का प्रोसेस सिंपल है। जिन जिन एक्ट्स के अंतर्गत आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हीं सब में आपको क्लोजर का लेटर डालना होगा। वो हो सकता है आपसे कुछ प्रूफ की डिमांड करें कि आपका बिजनेस बंद हो गया, इसका प्रूफ क्या है। हो सकता है आपका बैंक स्टेटमेंट मांगे, बैंक का क्लोजर का फॉर्म मांगे, जीएसटी वाले बोले कि हमको कोई पीएफ का क्लोजर का फॉर्म दे दो, पीएफ वाले बोले हमको जीएसटी के क्लोजर का फॉर्म दे दो, वाइस वर्सा। लेकिन सब जगह आपको इंटीमेशन ज़रूर दे देना है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि फर्म चलाए रखते हैं, मतलब फर्म में काम नहीं हो रहा है लेकिन उसका कहीं क्लोजर का इंटीमेशन दिया ही नहीं। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि कई सालों बाद ढेर सारे उनके पास नोटिस की बाहर आ जाती है। तो ये एपिसोड 2 बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन टाइम स्टैम्प्स हैं, आप ऊपर नीचे जंप करके जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे LLP की या प्राइवेट लिमिटेड की। आप बताओ पहले किसकी बात करें, उसकी हम नेक्स्ट एपिसोड में बात कर लेंगे। बिजनेस बेसिक्स एपिसोड नंबर 4 में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।